हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके सर एकेडमी। आज के इस क्लास में हम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसका नेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में हम जानेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया हूँ जिसमें पॉलिटिकल साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस या +3 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का पेपर के हिसाब से, मतलब कोर पेपर 1, कोर पेपर 2, 3, ऐसे कोर पेपर के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को विजिट करके यूनिट के हिसाब से अपना क्लास कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट योर फ्रेंड टू एज वेल। ओके, क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट, प्रीएम्बल, नेचर ऑफ स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। फर्स्ट थिंग, प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल एक कॉन्टेक्स्ट या क्या कह सकते हैं, जैसे जब हम किताब खरीदते हैं तो किताब में एक इंडेक्स होता है जहां पर मेंशन होता है क्या क्या चैप्टर इस किताब पर है। तो प्रीएम्बल भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक लॉ बुक है उसका एक कॉन्टेक्स्ट या इंडेक्स है जहां पर मेंशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वैल्यूज है, क्या क्या फीचर्स है, इन सब चीजों के बारे में मेंशन है। कहाँ पर? प्रीएम्बल में। ओके, एन.ए. फल्कीवाला सेड दैट प्रीएम्बल इज ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एंट्री करने के लिए जो वेरीफाइंग फीचर्स होता है, जैसे कॉलेज को हम जब जाते हैं तो एक आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड के बिना हमको कॉलेज में एंट्री नहीं मिलता है। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर एंट्री करने के लिए हमको प्रीएम्बल को जानना होगा। ओके, the preamble to the Constitution of India is introductory statement that express basic philosophy, objectives, values of Indian Constitution. Okay, ये क्या कहना चाहता है? प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो क्या एक्सप्रेस करता है? इंडिया का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फिलोसफी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड क्या क्या वैल्यूज के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। कौन? प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट बिगिंस विथ द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, which indicates that the ultimate source of constitutional authority is the people. ओके, अगर आपने प्रीएम्बल को पढ़ा होगा तो जानते होंगे, शायद मेरे पास प्रीएम्बल का कॉपी है, जैसे यहाँ पर लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ओके, प्रीएम्बल पर मेंशन है। ये क्या बताना चाहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल अथॉरिटी या जिसके पास पावर एक्चुअली है इन इंडिया, वो कौन है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ओके, लोगों के पास अल्टीमेट पावर है, मतलब जो सोवरेन पावर होता है किसके पास है? लोगों के पास है। ओके, द preamble describes India as sovereign, socialist, secular, democratic republic and promote justice, liberty, equality, fraternity to all citizens. Okay, preamble of Indian Constitution में सोवरेन के बारे में मेंशन है। इंडिया इज सोवरेन कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री है। ओके, ये सारे टर्म के बारे में हम जानेंगे आगे क्या क्या होता है, ये क्या होता है। एंड प्रोमिजेस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल इट्स सिटीजन। It is therefore important for understanding both the nature of Indian state and constitutional values on which Indian democracy is based. First thing is meaning of
The preamble. The preamble, likely I said, preamble is an introductory statement that explains purpose, objectives, and philosophy of Indian Constitution. ओके, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर खड़ा है, इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन कौन करता है? प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? देन प्रिएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रिएम्बल हमको क्या बताता है? हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं, हमने बनाया है। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया मेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इंडिया इज? ओके, इंडिया किस टाइप का स्टेट है? जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, सोवरेन स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है एंड रिपब्लिक स्टेट है इंडिया। व्हाट ऑब्जेक्टिव द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अचीव? ओके, क्या ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल करना चाहता है? क्या? लोगों को जस्टिस देना चाहता है, लिबर्टी इंश्योर करना चाहता है, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये सारी चीज सिटीजन को मिलना चाहिए। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, किसका? प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन व्हाट वैल्यूज गाइड इंडियन डेमोक्रेसी? क्या क्या वैल्यूज है जो इंडियन डेमोक्रेसी को गाइड करता है? इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। द प्रिएम्बल इज द फिलोसॉफिकल समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रिएम्बल क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी वर्जन है। ओके, अगर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहे तो इन सिंपल वे में अगर तो ये प्रिएम्बल को पढ़ लेगा तो उसको मोटा मोटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज है। ओके, अकॉर्डिंग टू N.A. पालखीवाला, डिस्क्राइब प्रिएम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट समराइज द एसेंशियल फिलोसफी एंड कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन सर अर्नेस्ट बार्कर सेड दैट द प्रिएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अर्नेस्ट बार्कर क्या कहना चाहते हैं? जो प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये की है जो कॉन्स्टिट्यूशन को खोलने के लिए। ओके, की के साथ हम ओपन करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंट्री करेंगे। तो ये की है प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट एक्सप्रेस द फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्योंकि ये फंडामेंटल या जो बेसिक आइडियाज के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, इन सब चीजों के बारे में प्रिएम्बल ही एक्सप्लेन करता है। देन द टेक्स्ट ऑफ द प्रिएम्बल। ओके, मतलब टेक्स्ट मतलब एक्चुअल टेक्स्ट जो प्रिएम्बल पर मेंशन है। जैसे कि मेंशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. Okay, इसको अगर ओके ओके, प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके, हम भारत के निवासी है। ओके, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, ओके, हम अपने अंदर से एक्सेप्ट करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवेरियन, इंडिया को एक सोवेरियन कंट्री मतलब सार्वभौम कंट्री, सोशलिस्ट सामाजिक एंड सेकुलर पंथ निरपेक्ष एंड डेमोक्रेटिक
लोकतांत्रिक एंड रिपब्लिक स्टेट बनाएंगे एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। ओके, और इन इंडिया के नागरिक को या सिटीजन को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे एंड फर्टर्निटी प्रोवाइड करेंगे। जस्टिस में क्या क्या जस्टिस प्रोवाइड करेंगे? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी में लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने का, एक्सप्रेशन, खुलकर बात एक्सप्रेस करने का, बिलीव, किसी चीज़ का ऊपर बिलीव करने का, एंड फेथ एंड वर्शिप का भी लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम है। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, इक्वालिटी मेंटेन करना, ओके, और फेयर अपॉर्चुनिटी सबको देना, एंड टू प्रमोट एमोंग देम ऑल। इंडिया के सिटीजन के बीच में इक्वालिटी को इंश्योर करना इसका ऑब्जेक्टिव है। Then fraternity assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. Okay, fraternity मतलब एक ब्रदरहुड है। मतलब हम सारे इंडियन से जो फीलिंग्स होता है, जो ब्रदरहुड होता है, उसको कहा जाता है fraternity. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Okay, क्या कहना चाहता है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था। ओके, वो कह रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? मैंने पिछली क्लास में बताया था 26 नवंबर 1949 में। सो ये कह रहा है इस डेट में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ, अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम दे रहे हैं, ये कह रहा है। ओके, ये जो प्रियम्बल है ये सॉरी सोशलिस्ट ये वर्ड एंड सेकुलर ये वर्ड एंड इंटीग्रिटी ये 46th अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। उससे पहले ये तीनों वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ओके, फिर देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द प्रियम्बल। Philosophy of Indian Philosophy of preamble can be traced to the objectives resolution introduced by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on 13 December 1949। ओके, जो preamble of Indian Constitution है, अगर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखने जाए तो ये 13 नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू के थ्रू एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था, जिसमें मेंशन था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या क्या वैल्यूज रहेगा, वो वहां पर मेंशन था। इसका एक मॉडिफाइड वर्जन ये करेंट डे प्रिएम्बल को जाना जाता है। ओके, समझ में आया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रिएम्बल से पहले ये ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन था, जो जवाहरलाल नेहरू के थ्रू में इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 में, जिसका मॉडिफाइड वर्जन अभी प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, एडॉप्टेड वो इंट्रोड्यूस किए थे 13 दिसंबर को, और वो एडॉप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 में। ओके, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उसको एक्सेप्ट किए। इट प्रोवाइडेड द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर द प्रिएम्बल। ओके, ये प्रिएम्बल का एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन के हिसाब से काम किया था। मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो जो चीज मेंशन था उसका एज इट इज कॉपी प्रिएम्बल नहीं है, उसका मॉडिफाइड वर्जन है प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन the preamble therefore reflects the vision of the Constituent Assembly
फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब लाया गया था? 1946 में। ओके, इसको मॉडिफाई करके करंट डे प्रेम्बल में है, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उनके आइडियाज और एस्पिरेशन के बारे में वो बात करता है। देन हम ब्रेक डाउन करके प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। मतलब प्रिएम्बल में जो जो वर्ड मेंशन था यहाँ पर देखे, इन सब वर्ड को ब्रेक डाउन करके जानेंगे क्या क्या चीज है। फर्स्ट वन इज प्रिएम्बल कहाँ से शुरू होता है? द वर्ड थ्रू विच स्टार्टेड so begins with the we the people of India. Okay, the opening words are the we the people of India. These words express the principle of popular sovereignty. Okay, ये क्या बताना चाहता है? मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया का पावर किसके पास है, मतलब सोवरेन पावर, सुप्रीम पावर किसके पास है? लोगों के हाथ पे है, ये बताना चाहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट अथॉरिटी फ्रॉम पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पावर कहाँ से डिराइव होता है? लोगों के हाथ से डिराइव होता है। ओके, मतलब वेरी अथॉरिटी किसके पास है? लोगों के पास होता है। द पीपुल आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। लोग ही रियल सोर्स ऑफ पावर है इंडियन डेमोक्रेसी में। ऑल्दो गवर्नमेंट पावर को एक्सरसाइज करता है, बट पावर अल्टीमेटली किसके पास होता है? लोगों के हाथ होता है। द गवर्नमेंट अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से बंधे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिट या रूल्स प्रिस्क्राइब किया गया है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो रियल अथॉरिटी कौन है? लोग है। इंडिया इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक कंसेंट रेदर देन हेरिडेटरी एंड कॉलोनियल अथॉरिटी। ओके, हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां पर कोई कॉलोनियल रूल या हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब जैसे किंग हुआ, किंग के बाद उसके फ्यूचर जनरेशन जो आए वो रूल नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट में या हेड ऑफ गवर्नमेंट कोई भी बन सकता है थ्रू इलेक्शन। ओके, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। देन नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, इंडियन स्टेट का नेचर है। ओके, स्टेट मतलब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हमेशा याद रखना पॉलिटिकल साइंस में स्टेट कंट्री को कहा जाता है जिसके पास 4 या 4 फैक्टर होता है, उसको स्टेट कहा जाता है। मतलब स्टेट के पास एक डिफाइंड टेरिटरी होता है, ओके, एरिया होता है, एक गवर्नमेंट होता है और कुछ लोग होते हैं। देन फोर्थ वन इज सोवेरेंटी होता है, मतलब सुप्रीम पावर होता है स्टेट के पास। पर हमारे यहाँ पर जो स्टेट कहते हैं, मतलब जैसे हो गया उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट हो गए, इसको ये एक्चुअली प्रोविंस है क्योंकि इनके पास ये तीनों फैक्टर है बट सोवेरेंटी इनके पास नहीं है। ओके, सो स्टेट जब मैं कहूँ तो याद रखना स्टेट मतलब यहाँ पर इंडिया या कंट्री को चूज कर रहा है जिसके पास ये चारों फैक्टर है। ओके, सो इंडियन स्टेट या इंडियन कंट्री का क्या क्या फीचर्स है या सॉरी नेचर है हम जानते हैं, जो प्रीएम्बल पे मेंशन किया गया है। द प्रीएम्बल डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ओके, इंडिया को इन पांचों फीचर्स इंडिया में है। ओके, मतलब इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड रिपब्लिक कंट्री है। तो इन सारे टर्म क्या क्या है, आओ जानते हैं। फर्स्ट वन इज सोवेरिन। ओके, सोवेरिन या सोवेरिनटी के क्या होता है जानो। सोवेरिनटी या सोवेरिन क्या होता है? एक सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर मतलब हाईएस्ट पावर जिसके पास होता है उसको कहता है
सोवेरेंटी पावर। ओके, अगर आपके फैमिली के हम बात करें तो आपके फैमिली में पेरेंट्स के पास होता है सुप्रीम पावर। ओके, मतलब तुम्हारे घर पे क्या होगा या नहीं होगा, तुम्हारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। मतलब उनके पास सुप्रीम पावर है, वो सोवेरिन है, या उनके पास सोवेरेंटी है तुम्हारे घर का। वैसे ही कंट्री या स्टेट में सोवेरेंटी या सुप्रीम पावर किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास है। वो कौन सा गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। ओके, तो सोवेरेंटी के क्या का मीनिंग क्या है पता चला? सोवेरेंटी मतलब एक सुप्रीम पावर है डिसीजन लेने का। ओके, सपोज ये एक टेरिटोरी हो गया, ये टेरिटोरी में कौन डिसीजन लेगा, उस कौन किसके पास पावर है, मतलब सुप्रीम पावर, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसको कहा जाता है सुप्रीम पावर। ओके, सो इंडिया में जो इंडिया एक सुवेरिन कंट्री है, तो मतलब इंडिया का कुछ भी रिलेटेड डिसीजन लेगा हो तो उसका खुद का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ना कि दूसरा गवर्नमेंट कोई है जो बाहर का देश आकर इंटरफेयर नहीं करेगा। ये इंडिया एक सोवेरिन या सोवेरिन कंट्री है। मीन्स दैट इंडिया इज इंटरनली सुप्रीम। ओके, इंडिया सपोज ये इंडिया का टेरिटोरी है, इंटरनली ये हेड है, एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है। ओके, एक्सटर्नली मतलब बाहर किसी दूसरे देश के ऊपर इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इंडिया एक, सॉरी, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट है। देन sovereignty is two type of, one is internal sovereignty and external sovereignty. internal sovereignty मतलब इंडिया, इंडियन स्टेट है सुप्रीम अथॉरिटी विद इन इट्स स्टेट। ओके, इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है इस, मतलब इंडिया के टेरिटोरी में जो भी डिसीजन लेना हो। एक्सटर्नल सोवेरेंटी मतलब इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स फॉरेन अफेयर्स विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अनदर कंट्री। ओके, अगर इंडिया कोई दूसरे देश के साथ अगर रिलेशन बनाना चाहता है तो कोई देश के कंट्रोल या डोमिनेशन में आकर वो रिलेशन नहीं बनाता है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली उन चॉइस के हिसाब से रिलेशन बनाता है, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सोवेरिन कंट्री है। Features of sovereignty. India is independent in decision making. Okay, India independent है decision making में। No foreign power has constitutional authority over India. कोई भी फॉरेन पावर के पास अथॉरिटी नहीं है जो इंडिया के मैटर पे इंटरफाई करे या इंडिया का डिसीजन को अगर फॉरेन रिलेशनशिप में है चेंज कर पाए। ओके, देन इंडिया कैन एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ओके, इंडिया अगर चाहे तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट में एंट्री कर सकता है, अगर ना चाहे तो ना भी कर सकता है। इंडिया डिटरमाइंस इट्स ओन डेमोक्रेटिक एंड फॉरेन पॉलिसी। इंडिया खुद का डेमोक्रेटिक एंड फॉरेन पॉलिसी खुद ही डिसाइड करता है। इंडिया कैन एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड एंटर इनटू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मुलेट इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। Okay, in simple word, sovereign equals to India is independent and supreme its own affair. Okay, sovereign का मतलब क्या है? इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और सुप्रीम पावर या अथॉरिटी उसके पास है, मतलब किसी दूसरे कंट्री के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है और उसके ऊपर कोई दूसरा पावर नहीं है। देन सेकेंड वन इज सोशलिस्ट। इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है। सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट स्टेट में जो स्टेट या गवर्नमेंट होता है उनका सोल गोल क्या होता है? सोसाइटी में कैसे रिफॉर्म लाया जा सकता है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी को कैसे रिमूव किया जा सकता है। ओके, सोसाइटी में लोगों अपने अपॉर्चुनिटी कैसे खुद को मिले, इन सब चीजों के बारे में बात करता है एक सोशलिस्ट स्टेट। ऑल्दो इंडिया एक कंप्लीटली सोशलिस्ट स्टेट नहीं है, इंडिया एक मिक्स टाइप के मॉडल को फॉलो करता है जहां पर सोशलिस्ट, जिसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। ओके, आप जानते हैं क्या है दैट वर्ड सोशलिस्ट
एडेड टू द preamble by 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो 3 वर्ड सोवेरेंटी, सॉरी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। उससे पहले प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे। इंडिया डज नॉट फॉलो ए कंप्लीट एंड स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिस्ट सिस्टम। ओके, इंडिया क्या है, एक कंप्लीट स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिस्ट सिस्टम फॉलो नहीं करता है। सोशलिस्ट मतलब क्या है, स्टेट कंट्रोल सब कुछ करता है। ओके, जो भी मतलब मार्केट हो गया, लोगों का सोशल रिलेशन हो गया, सबको कंट्रोल कौन करता है, स्टेट। मतलब स्टेट के पास सब कुछ का ओनरशिप होता है। वहां पर प्राइवेट कंपनीज वगैरह काम नहीं करते हैं, स्टेट ओन कंपनीज होता है सब कुछ। बट इंडिया एक कंप्लीट सोशलिस्ट स्टेट नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। मतलब यहाँ पर कुछ कंपनीज को स्टेट ओन करता है और कुछ को प्राइवेट कंपनीज ओन करते हैं। इंडियन सोशलिज्म इज जनरली अंडरस्टूड इन context ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल जस्टिस ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ओके, अगर सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म करने के लिए कुछ कंपनी या स्कूल की जरूरत है, सो गवर्नमेंट अगर स्कूल को भी पब्लिक कंपनीज को दे देगा, तो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। सो स्कूल का ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। ओके, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, पर ये ऑप्शन है। बट अगर चाहो तो आप गवर्नमेंट स्कूल पे पढ़ सकते हो, ये आपका राइट है। ओके, ए सिस्टम बेस्ड ऑन सोशलिज्म मतलब ए सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशलिज्म, रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ओके, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिमूव करना, प्रमोट सोशल जस्टिस। ओके, सोसाइटी में जस्टिस प्रमोट करना, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। देन प्रिवेंट एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ओके, अगर किसी लोग एक्सेसिव रिसोर्स कंट्रोल करके बैठा है, मतलब किसके पास बहुत पैसा है और किसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास मिनिमम बेसिक लाइफ जीने के लिए फैसिलिटीज हो। ऐसा नहीं हो कि एक बहुत अमीर है एक बहुत गरीब, ऐसा नहीं चाहता है एक सोशलिस्ट कंट्री। एंड प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ वेकर सेक्शन, जो गरीब है, पिछड़े लोग हैं, उनको सपोर्ट कौन करता है, एक सोशलिस्ट कंट्री। ओके, यहाँ पर तीनों टर्म दिया गया है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। ओके, देखो सोशलिज्म में क्या होता है, जो गुड्स इक्वल एक्सेस टू प्रायोरिटीज। ओके, यहाँ पर मतलब इस सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म थोड़ा रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर स्टेट गुड्स को ओनरशिप लेके सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहता है। कम्युनिज्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म इन कम्युनियन। मतलब यहाँ पर जितने भी कंपनीज है, इन सारे कंपनीज को स्टेट ओन ही करता है, उसका मालिक स्टेट ही होता है, गवर्नमेंट होता है, और वो सारी चीज को रेगुलेट करता है। ओके, थर्ड वन इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या है, कैपिटलिज्म में सब कुछ खुला छोड़ दिया गया है। मतलब प्राइवेट कंपनीज भी आकर कर सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकता है, नहीं तो नहीं। ओके, मतलब यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज काम करते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में। The socialist orientation can be seen particularly in fundamental rights, okay, directive principle, welfare policies and social justice measure. Okay, ये सोशलिज्म के बारे में इन सब चीजों के इन सब में मेंशन है। ओके, इन सिंपल वर्ड सोशलिस्ट क्या है, द स्टेट सीक्स सोशल इकोनॉमिक जस्टिस along with political डेमोक्रेसी। ओके, स्टेट क्या चाहता है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वालिटी मिले, ये एक सोशलिस्ट स्टेट का गोल होता है।
देन थर्ड वन इज सेकुलर। ओके, सेकुलर का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष। याद रखना, बहुत कहते हैं सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष है, नहीं है। सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी रास्ते या पाथवे को चूज करने या बिलीव करने का मतलब पंथ। ओके, पंथ निरपेक्ष। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। पंथ में रिलीजन भी आता है, फेथ भी आता है, ओके, वर्शिप ये सब वगैरह आता है। ओके, सो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, मतलब इंडिया किसी पर्टिकुलर या नेशनल फेथ उसका नहीं है या नेशनल रिलीजन नहीं है। ओके, ये सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है, रिलीजन या फेथ को रेस्पेक्ट करता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। ओके, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन या फेथ नहीं है। सो इंडिया एक क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। ओके, इंडिया की हिंदू कंट्री नहीं है, इंडिया की मुस्लिम कंट्री नहीं है, इंडिया एक क्रिश्चियन कंट्री है नहीं है, इंडिया एक सिख कंट्री नहीं है। यहाँ पर सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है, रिलीजन और फेथ को। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, सेकुलर वर्ड कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। Indian secularism means that state does not establish a theoretical religion as official language. Okay, इंडिया में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियन या फेथ में बिलीव करने लोग रहते हैं और स्टेट सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो तुम ज्यादा एडवांटेज पाओगे, और तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तुमको कम एडवांटेज मिलेगा, ऐसा नहीं करता है। सब रिलीजन को इक्वल नजर से देखता है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, किसी रिलीजन या फेथ में बिलीव करने में आजादी है। इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ है। ओके, लॉ के सामने जिसका जो भी रिलीजन है सब कानून के सामने एक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन ग्राउंड। ओके, हम किसी को रिलीजन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। Then freedom to profess, practice, propagate religion and subject to constitutional limitation। हमारे पास आजादी है किसी रिलीजन को एक्सेप्ट करने के लिए, उसका जो उसको प्रैक्टिस करने के लिए एंड प्रोपागेट करने का आजादी हमारे पास है। एंड इक्वल रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रिलीजन एंड अदर रिलीजन को हम रेस्पेक्ट करने के लिए भी हमारे पास आजादी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात किया गया है। इंडियन सेकुलरिज्म एम्फसिस दैट religious freedom plus equality and state neutrality and equal treatment to every religion। In simple word, secular का मतलब क्या है? State does not have official religion or faith and protects religious freedom। ओके, स्टेट के पास कोई ऑफिशियल रिलीजन या किसी एक पार्टिकुलर फेथ में बिलीव करने लोगों को सपोर्ट नहीं करता है, सब रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देता है। देन फोर्थ वन इज डेमोक्रेटिक। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब यहाँ पे रियल सोर्स ऑफ पावर कहाँ से डिराइव होता है? लोगों से डिराइव होता है। ओके, पीपुल ही रियल सोर्स ऑफ पावर है। वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट उनके बिहाफ पर पावर को एक्सरसाइज करता है। द टर्म डेमोक्रेटिक मीन्स दैट द पॉलिटिकल अथॉरिटी अल्टीमेटली बिलोंग्स टू पीपल। ओके, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? लोगों के पास अल्टीमेट पावर है। इंडिया फॉलोज ए सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करता है। शायद आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी टू टाइप का होता है, वन इज डायरेक्ट इलेक्शन एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग
गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट के कुछ मेंबर को इलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को रूल करते हैं। ओके, सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। ओके, मतलब लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, फिर गवर्नमेंट में पावर एक्सरसाइज करते हैं या अपने आप में रोल एक्सरसाइज करते हैं। डेमोक्रेसी क्या क्या फीचर्स में बिलीव करता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या है? आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर्स और अबव सबको वोट देने की आजादी। ओके, मतलब किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं रिलीजियस या कुछ भी बैकग्राउंड से। अगर आप एक इंडियन सिटीजन है तो 18 या 18 इयर्स एबव अगर क्रॉस कर गए तो आपके पास आज़ादी है वोट देने का। देन यहाँ पर रेगुलर मैनर में इलेक्शन होता है, मतलब कुछ टर्म के बाद इलेक्शन रेगुलरली होता है। पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब जिसके थ्रू लोग अपना कंसेंट या वोट को शेयर करते हैं। देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, जो लोगों के थ्रू इलेक्टेड हुआ है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। ओके, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब जो हमारे संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। मतलब वहाँ पे लोग जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किए हैं वो इलेक्ट होकर वहां पर जाते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करके अपना लोगों के इनडायरेक्टली लोग अपना पावर को एक्सरसाइज करते हैं। रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता है डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी में बिलीव करता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? मतलब जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट में बिलीव करता है। अकाउंटेबिलिटी में मतलब अगर कुछ गवर्नमेंट गलती करता है तो वो लोगों के पास वो गलती का आंसर रखेगा। ओके, क्यों गलती हुआ, उसको कहा जाता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। सिटीजन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट प्राइमरली थ्रू इलेक्शन। ओके, लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं डेमोक्रेसी में? इलेक्शन थ्रू। एंड अदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में लोग डिफरेंट ग्रीवेंसेस के हिसाब से पार्टिसिपेट करते हैं। देन इन सिंपल वर्ड, डेमोक्रेसी मतलब या डेमोक्रेटिक का मतलब गवर्नमेंट ऑफ पीपुल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, याद रखना डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? जहां पर रियल सोर्स ऑफ पावर किसके पास है? लोगों के हाथ है, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। सो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, मूविंग टू फिफ्थ वन, रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। ओके, रिपब्लिक क्या है पहले जानो। रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ये एक इलेक्टेड हेड होता है। ओके, जैसे अगर ब्रिटिश के ब्रिटिश को देखे या इंग्लैंड को देखे, वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है कौन है? क्वीन या किंग है। वो एक हेरिडेटरी या मोनार्क का है, मतलब किंग के अथॉरिटी जैसे है। अगर जैसे किंग का डेथ होता है, उसके बाद उनके डिसेंट या सक्सेसर वो ऑफिस को एज्यूम करते हैं। जैसे कि अभी भी ब्रिटेन में ये रूल फॉलो होता है। बट इंडिया के केस में क्या है? जो हेड ऑफ स्टेट है, इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो एक इलेक्टेड हेड है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है उस पोजीशन में कोई भी इलेक्ट होकर पहुंच सकता है। कॉमन लोग भी, इंडिया का सिटीजन अगर है वो इलेक्ट होकर हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। तो ये एक इलेक्टेड है, ना कि एक हेरिडेटरी या मोनार्क अथॉरिटी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेदर देन बीइंग हेरिडेटरी मोनार्क। ओके, ये हेरिडेटरी मोनार्क नहीं है। हेरिडेटरी मोनार्क मतलब किंग या क्वीन का रोल यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब प्रेसिडेंट, ये एक इलेक्टेड हेड है। मतलब ऑल्दो लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं, बट जो लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किए हैं वो
प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, मतलब लोग इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन। ओके, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ओके, हेड ऑफ द स्टेट इनको कहा जाता है, वो एक इलेक्टेड हेड है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, देयर इज नो हेरिडेटरी रूल। ओके, इंडिया में कोई हेरिडेटरी रूलर नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है मनार्क और रिपब्लिक में क्या फर्क है। मनार्क सिस्टम अभी ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है, मतलब यूके में, और रिपब्लिक, इंडिया एक रिपब्लिक है, जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली एंड हेरिडेटरी पोजीशन। हेरिडेटरी पोजीशन में मतलब सपोज एक किंग है, उसका डेथ हुआ, उसके बाद उसके बच्चे उस ऑफिस को एज्यूम करते हैं। ओके, बट रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट है एक इलेक्टेड होता है, मतलब जो इलेक्टेड है उनका टर्म जब खत्म हो जाएगा, जैसे इंडिया के हिसाब से अगर देखें, हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। आफ्टर 5 ईयर्स जब जब उनका टर्म खत्म हो जाएगा, तो फिर इस ऑफिस के लिए या पोजीशन के लिए दोबारा इलेक्शन होगा, ना कि प्रेसिडेंट का बच्चा आकर वो ऑफिस एज्यूम करता है। ओके, बेस्ड ऑन हेरिडेटरी सक्सेशन, एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूके एक एग्जाम्पल है मोनार्क सिस्टम का, अभी भी यहाँ पर फॉलो किया जाता है। देन रिपब्लिक है बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन। रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन में बिलीव करता है, उसका एग्जाम्पल है इंडिया। इन सिंपल वर्ड, रिपब्लिक मतलब नो हेरिडेटरी रूलर। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इलेक्टेड है, हेड है, इसको कहा जाता है रिपब्लिक। सो इन पांचों 5 नेचर्स ऑफ इंडियन स्टेट है मेनली, ये पांच पांच टर्म का मीनिंग अच्छे से याद रखना है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है जो हम इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। द प्रीएम्बल आइडेंटिफाई 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या आइडियाज, जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया एंड फ्रॉटर्निटी हो गया। ये चारों वैल्यूज या आइडियाज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और जो इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करना चाहते हैं। और देखते हैं क्या क्या वैल्यूज है। फर्स्ट वन इज जस्टिस। द प्रीएम्बल promises social justice, economic justice and political justice. ओके, प्रीएम्बल में 3 टाइप का जस्टिस के बारे में बात किया गया है। एक है सोशल जस्टिस। ओके, मतलब सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, उसको सोशल जस्टिस कहा गया है। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस में मतलब स्टेट गरीब और अमीर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम कराएगा। ओके, कोई ज्यादा अमीर नहीं होगा और कोई ज्यादा गरीब नहीं होगा, जैसे उसको इंश्योर करना है, सो इकोनॉमिक जस्टिस। देन पॉलिटिकल जस्टिस मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना पॉलिटिकल राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे कि वोट देने के, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की, इन सब के का जस्टिस को पॉलिटिकल जस्टिस कहा गया है। सो ये तीनों जस्टिस के बारे में प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है। फर्स्ट वन इज सोशल जस्टिस, मीन्स दैट एलिमिनेटिंग सोशल इनइक्वालिटीज, जैसे कि मैंने बताया सोसाइटी में इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना है। जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, इन सब को रिमूव करना है सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव। इट सीक्स टू क्रिएट ए सोसाइटी वेयर पीपुल हैव इक्वल सोशल स्टेटस। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक सोसाइटी क्रिएट करना है जहां पर सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगा, सोशल स्टेटस के बेसिस पर किसी को डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाएगा, उनको इंश्योर करना है। जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को जो भेदभाव है उसको डिलीट करना है।
इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ, सबको कानून के सामने इक्वल वे में ट्रीट करना है। देन रिजर्वेशन पॉलिसी, जो इकर सेक्शन है या बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनको रिजर्वेशन देकर मेन स्ट्रीम में लाना सोशल जस्टिस का गोल है। देन प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, ओके, जो वीकर सेक्शन है उनको प्रोटेक्ट करना है। देन मेजर्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रिमूव किया जाएगा, उन जो जो भी मेजर्स है कानूनी उसको इम्प्लीमेंट करना। देन इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस सिक्स टू रिड्यूस एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ओके, इकोनॉमिक जस्टिस क्या करता है, एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट करना है। मतलब कोई ज्यादा अमीर नहीं रहेगा, कोई ज्यादा गरीब नहीं रहेगा। मतलब किसके पास बहुत पैसा है और किसी के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, ये जो डिफरेंस है इन डिफरेंस को कम करना है इकोनॉमिक जस्टिस का गोल। मतलब सबको विद इन इंडिया बेसिक फैसिलिटी सबको मिलेगा। मतलब जीने का जीने के लिए जो जो बेसिक इम्यूनिटीज है सबको मिलना है, वो इकोनॉमिक जस्टिस का गोल है। The aim to ensure the people have reasonable opportunity to participate in economic life. Example like welfare programs, labor protection, poverty alleviation. Okay, गरीबी हटाना, लेबर प्रोटेक्शन मतलब कोई लेबर को एक्सप्लॉइटेशन ना किया जाए। देन इक्वल अपॉर्चुनिटी, देन रिडिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड पॉलिसीज, मतलब जो रिसोर्सेस है स्टेट ओन रिसोर्सेस को इक्वल फेयर वे में डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बीच में। देन पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ओके, लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है एंड अपॉर्चुनिटीज है। पॉलिटिकल राइट्स क्या क्या है, राइट टू वोट, वोट देने की अधिकार। देन राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट। सब्जेक्ट टू लीगल क्वालिफिकेशन, ओके, इलेक्शन क्वालिफिकेशन और जो कुछ लीगल क्वालिफिकेशन है उनको जो फुलफिल करेगा वो इलेक्शन में लड़ सकता है। देन इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की आज़ादी। इक्वल पॉलिटिकल सिटीजनशिप, ये सब पॉलिटिकल जस्टिस में आता है। ओके, इन सिंपल वर्ड जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस मीन्स फेयरनेस इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ, ओके, मतलब फेयरनेस लाना है, अच्छाई लाना है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में। देन लिबर्टी, द प्रियम्बल, लिबर्टी का मतलब क्या है, वो लैटिन वर्ड लिबर से लाया गया है जिसका मतलब है फ्रीडम, ओके, मतलब आजादी। द प्रियम्बल प्रोमिसेस लिबर्टी ऑफ थॉट, ओके, प्रियम्बल में क्या क्या मेंशन है, लिबर्टी ऑफ थॉट सोचने के लिए आजादी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन अपने व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए आजादी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ किसी चीज में बिलीफ या फेथ रखने के आजादी यहाँ पर मेंशन है। एंड वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप का आजादी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लिबर्टी अलाउज individuals to develop their personality and express their ideas. A citizen can express political opinions. Okay, कोई भी citizen political opinion को अपना रख सकता है। फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसके पास आज़ादी है। अपना रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ को चेंज कर सकता है। एक्सप्रेस आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए आज़ादी। पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक डिबेट, डेमोक्रेटिक डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आज़ादी। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज आर नॉट एब्सोल्यूट, may be subject to constitutional permitted restriction, ओके, ये सारे जो फ्रीडम है ये एक एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब जो चाहे कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट भी है। ओके, इन सिंपल वर्ड लिबर्टी मतलब फ्रीडम टू थिंक, एक्सप्रेस, बिलीव, प्रैक्टिस रिलीजन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। ओके, लिबर्टी क्या है,
आज़ादी है सोचने के लिए, अपने व्यू एक्सप्रेस करने के लिए, बिलीव करने के लिए, ओके, विद इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। देन इक्वालिटी, preamble promises equality of two type, equality of opportunity and equality of opportunity and equality of status. Okay, equality of status क्या है? All citizens should have equal legal and civil status. Okay, status मतलब जैसे कि कास्ट के बेसिस पर जो सोशल स्टेटस है, इन सब स्टेटस को डिलीट करना है। कानून के सामने सबका स्टेटस सेम है, उसको कहा जाता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए पब्लिक लाइफ में। ओके, सिटीजन शुड हैव फेयर अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल परमिटेड अफर्मेटिव मेजर। ओके, सबको फेयर वे में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए पब्लिक लाइफ में एंगेज होने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में मेंशन है जैसे कि सब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 15 में डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया गया है। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ओके, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक जो भी पब्लिक ऑफिस में है वहां पर जाने के लिए। आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया। इन सिंपल वर्ड इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी स्टेटस एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन। ओके, इक्वालिटी क्या है? एक इक्वल स्टेटस एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन। देन फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी जैसे कि मैंने बताया, फ्रेटर्निटी क्या है? एक ब्रदरहुड है। ओके, एक सेंस ऑफ मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, भाईचारा है, इन कॉमन बिलोंगिंग among citizen. Okay, it seeks to promote national unity. Okay, national unity को ये प्रमोट करता है, सोशल हार्मोनी, ओके, सोसाइटी में हार्मोनी बिल्ड करता है, मतलब कोऑपरेशन बिल्ड करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है। ओके, फ्रेटर्निटी मतलब एट द एंड वी ऑल आर इंडियन, इसको कहा जाता है कि एक ब्रदरहुड है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड है। ओके, सपोज इंडिया में कोई, हम किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर किसी दूसरे स्टेट में कुछ कोई लोगों के ऊपर कोई बुराई होता है तो हमको बुरा लगता है, तो ये एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, उसको कहा जाता है फ्रेटर्निटी। ओके, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, रेस्पेक्ट करना, कॉमन सिटीजनशिप, हम इंडिया में जो भी रहता है उनके पास एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजनशिप। देन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ओके, एक इंडिविजुअल का डिग्निटी को रेस्पेक्ट करना, वो फ्रेटर्निटी के अंदर आता है। द प्रेम्बल कनेक्ट फ्रेटर्निटी विथ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ओके, इंडिविजुअल का डिग्निटी को रेस्पेक्ट करना है और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंडिया का यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने का भी बात करता है। Thus, fraternity is not a simply emotional brotherhood; it's important constitutional and national significance. Okay, fraternity just एक emotional फील्ड नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जो कि यूनिटी और इंटीग्रिटी बिल्ड करने के लिए जरूरी है। देन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो ये बात किया है, the preamble promises to promote dignity of individual. This means every person should be treated as human being possessing equal rights and rights. Okay, सब इंडिविजुअल को एक नजर से देखना को डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल को, सबको कानून सबको एक ही नजर से देखेगा, उसको डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस सच एज fundamental rights, equality, personal liberty, protection against exploitation, freedom of religion and constitutional remedy. सबको ये जो राइट्स है फेयर वे में सबको मिलेगा। डिग्निटी मीन्स
एवरी इंडिविजुअल डिजर्व रेस्पेक्ट। ओके, डिग्निटी का मतलब क्या है? सब रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, फ्रीडम एंड इक्वल और सब डिजर्व करते हैं, उसको इंश्योर करना है। देन सेकंड बात क्या क्या आया था? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ओके, प्रेम्बल सीक्स टू प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया था, द वर्ड इंटीग्रिटी कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, ये क्या कहना चाहता है? द आइडिया एम्फसाइज दैट नेशनल यूनिटी को कैसे बिल्ड किया जाएगा? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ओके, इंडिया का जो टेरिटरी है उसमें इंटीग्रिटी बिल्ड करना है। कोई स्टेट चाहे तो अपने आप से इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। ओके, हम एक इंटीग्रेटेड टेरिटरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म को प्रमोट करता है, सोशल हार्मोनी को प्रमोट करता है, एंड प्रिवेंशन ऑफ सेपरेटिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन। ओके, सेपरेटिज्म मतलब अगर कोई स्टेट चाहे तो इंडिया से सेपरेट नहीं हो सकता है, मतलब सेपरेट होकर दूसरा कंट्री नहीं बना सकता है, उसको सेपरेटिज्म कहा जाता है। इन particularly significant in a country characterized by enormous linguistic, religious, cultural and religious diversity। ओके, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि एक इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजियस और कल्चर के लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो इनमें यूनिटी और इंटीग्रिटी बिल्ड करना जरूरी है। इसके हिसाब से इंडिया में यूनिटी एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हम पढ़े, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन था सोवेरेंटी। सोवेरेंटी मतलब इंडिया इज इंडिपेंडेंट है, उसके खुद के लेने का राइट से। सोशलिज्म मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना है। सेकुलरिज्म मतलब स्टेट रिलीजियस अफेयर में सबको इक्वल वे में ट्रीट करना है। इंडिया के पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेसी मतलब रियल सोर्स ऑफ पावर किसके पास है? लोगों के पास है। रिपब्लिक मतलब रियल जो हेड है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड है। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस को मतलब फेयरनेस लाना है। लिबर्टी मतलब आज़ादी है। इक्वलिटी मतलब ऑल आर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। देन फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड को प्रमोट करना। डिग्निटी मतलब इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट करना वैल्यूज को। देन यूनिटी नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देन प्रिएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। प्रिएम्बल और फंडामेंटल राइट मतलब हम जो बात के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड वर्शिप, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में एक लीगल स्टेटस दिया गया है। मतलब जब जस्टिस के बात करेंगे फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बारे में बात किया गया है। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में भी बात किया गया है। इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी जो स्टेटस के बारे में आर्टिकल 14 और 18, 14 से और 14 से 18 तक में बात किया गया है। देन फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड वर्शिप में को आर्टिकल 25 से 28 के बीच में बात किया गया है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का आर्टिकल 21 में बात किया गया है। फर्टर्निटी के बारे में भी बात किया गया है फंडामेंटल राइट्स में। preamble provides philosophical direction while fundamental rights provide important constitutional guarantees। मतलब प्रेम्बल एक डायरेक्शन या पाथवे दिखाता है, फंडामेंटल राइट उसको लीगल राइट में कन्वर्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी प्रोवाइड करता है। देन प्रेम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो प्रिएम्बल, जैसे प्रिएम्बल फंडामेंटल राइट के साथ रिलेटेड था, ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ भी रिलेटेड है। मतलब प्रिएम्बल में जो फीचर्स के बारे में बात किया गया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, जैसे कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, सॉरी रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पब्लिक हेल्थ,
एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वेकर सेक्शन, ये सारी चीज जो है प्रियम्बल में बात की है, ये डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, मतलब डीपीएसपी में है। हाँ, देन ये एक इम्पोर्टेंट है, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? ओके, वेदर इंडियन preamble is a part of our constitution or not? ओके, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब सुप्रीम कोर्ट के रूल आए हैं, उसके थ्रू इसको इंटरप्रेट किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट इनिशियली टुक दिस व्यू दैट इन बेरुवेरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बेरुवेरी यूनियन केस में कहा गया। देन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट चेंज किया जो प्रीवियस जजमेंट था एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया। द कोर्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज इट्स इम्पोर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक फिलोसफी, ये याद रखना। Then important point, preamble is not an independent source of substantive power and cannot itself be create legal right, but it is an important aid in interesting constitutional interpreting constitutional provision. Then amendments of preamble. Preamble has been amendment only once. preamble को only once amend किया गया था, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जहां पर 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था। ओरिजिनली सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ड था। देन सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का क्या क्या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है? प्रियम्बल इज इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। फर्स्ट वन इज फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। प्रियम्बल एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की तरह काम करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंड वन इज सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वो डिराइव होते हैं, जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ये सारे वैल्यूज प्रियम्बल से ही डिराइव होते हैं। देन थर्ड वन, एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्टेट। प्रियम्बल नेचर ऑफ स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करता है, जैसे इंडिया एक सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक स्टेट है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। देन सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, court can use preamble to understand purpose, spirit of constitutional provision. Okay, preamble कॉन्स्टिट्यूशनल जो फीचर्स है उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। जब जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को इंटरप्रेट करता है, तब प्रियम्बल को एक गाइडिंग लाइट के हिसाब से काम करता है। देन नंबर 5, एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। ओके, प्रियम्बल ही बताता है द रियल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, लोगों के पास अल्टीमेट पावर है, ये प्रियम्बल ही बताता है। देन नेशनल यूनिटी। ओके, प्रियम फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी को बिल्डअप करने में प्रियम्बल आइडिया प्रोवाइड करता है। Then number 7, democratic vision. It establishes a broad goals that democratic institutions are expected to pursue. जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इंडिया में है, जो वो क्या आइडियाज फॉलो करेंगे, उनका एक ब्रॉड आइडिया कौन प्रोवाइड करता है? प्रियम्बल। Apart from these importance या significance, it has some limitation. Okay, limitation क्या क्या है preamble में, आओ देखते हैं। Although extremely important, preamble has certain limitation, like it doesn't confirm specific governmental power. Okay, ये specific governmental power के बाद confirm नहीं करता है। Create an independent legal right. ओके, डज नॉट क्रिएट, एक इंडिपेंडेंट लीगल राइट क्रिएट नहीं करता है।
override constitutional values, sorry, constitutional provision, function as substantive for operative provisions of constitution. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो फीचर थे उसको एक ओवरराइड करके यहाँ पर लिखा गया है. Therefore, preamble is a guide to constitution, not a replacement for constitution. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिप्लेसमेंट नहीं है, जस्ट एक गाइड है, मतलब समरी वर्जन है. Important constitutional values इजी मेमोरेटिक, इस ट्रिक्स के हिसाब से याद कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे JLEF, J फॉर जस्टिस, L फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यहाँ पर देख सकते हैं. इक्वालिटी में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टाटस एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया गया है. जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात किया गया है. लिबर्टी में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप के बारे में बात किया गया है. फर्टर्निटी में डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में बात किया गया है. नेचर ऑफ स्टेट में SSDR, ओके, सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, DR, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जिसको याद रखना जरूरी है, जैसे कि हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कौन इंट्रोड्यूस किए थे? जवाहरलाल नेहरू. कब इंट्रोड्यूस किए थे? 13 दिसंबर 1946 में. कब एडॉप्ट किया गया था? 22 जनवरी 1947 में. प्रेम्बुल कब एडॉप्ट किया गया था? 26. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रेम्बुल दो अलग चीज है. ओके, प्रेम्बुल को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एडॉप्ट 22 जनवरी 1947 में किया गया था. प्रेम्बुल को 26 नवंबर 1949 में. कब कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950 में. वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट्स पॉपुलर सोवेरेनिटी. ओके, लोगों के पास सुप्रीम पावर है, उसको सिग्निफाई करता है. इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज, ओके, इंडिया, प्रेम्बल में इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? इंडिया एक सोवेरिन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है. इंडिया में क्या क्या जस्टिस मेंशन है जो प्रियम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. लिबर्टी इंक्लूड्स थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी इंक्लूड्स स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. देन फ्रेटर्निटी में क्या क्या है? एस्योर्स डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर वर्ड, इंटीग्रिटी वर्ड, इन तीनों वर्ड कब ऐड किया गया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. देन प्रियम्बुल, a part of Indian Constitution, yes or no? Yes, preamble is part of Indian Constitution. कब कहा गया? 1973 में, केशवानंद भारती केस एंड यूनियन ऑफ इंडिया. कैन preamble itself confer legal power? preamble के पास में कुछ लीगल पावर है? नहीं. preamble जस्ट एक गाइडिंग की लाइट के हिसाब से काम करता है. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, प्रियम्बल खत्म हुआ. नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस की पे बारे में देखेंगे. आप स्पेसिफिक हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके अपने पेपर के हिसाब से क्लास को देख सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड एज वेल. अगर किसी टॉपिक में या कंटेंट में दिक्कत आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यू रख सकते हैं. थैंक यू.